हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अपना एसएससी जेई का पीवाईक्यू सेशन, जिसमें हम कवर कर रहे हैं अपना आरसीसी सब्जेक्ट। आरसीसी सब्जेक्ट में भी जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम बात कर रहे हैं अपने डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर की। डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर के हमने ऑलरेडी यहाँ पर 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने उन सभी पार्ट्स को कवर नहीं किया है तो पहले आप उनको कवर कर लीजिएगा डियर, क्योंकि जो आपका पार्ट फर्स्ट है कहीं ना कहीं उसका कंसेप्ट आपका सेकंड पार्ट में भी हेल्पफुल रहेगा, थर्ड पार्ट में भी, और आपके इस पार्ट में भी काफी हेल्पफुल रहेगा। तो बेटर होगा प्रीवियस लेक्चर्स को आप बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा। अब बात करते हैं हम आज के इस सेशन के पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर। हालांकि ये क्वेश्चंस भी आपके लिए टफ नहीं है, बहुत इजी है। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो इस क्वेश्चंस का आंसर भी आप विद इन 10 सेकंड के अंदर दे सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? क्वेश्चंस बोल रहा है द स्पेसिंग ऑफ ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट ऑफ कॉलम डिसाइडेड बाय द फॉलोइंग कंसीडरेशंस। अगर यहाँ पर बात करते हैं हम डिजाइन ऑफ कॉलम या बीम की या स्लैब की, तो वहां पर मेनली हम 2 तरह की रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। यानी कि आपके पास कितनी टाइप की रेइंफोर्समेंट होती है सर? 2 टाइप्स की रेइंफोर्समेंट होती है। 2 टाइप्स ऑफ रेइंफोर्समेंट कौन कौन सी होती है सर? एक होती है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल रेइंफोर्समेंट, एक होती है सर लॉन्गिट्यूडनल, और दूसरी होती है सर हमारे पास ट्रांसवर्स रेइंफोर्समेंट। ट्रांसवर्स रेइंफोर्समेंट, ठीक है, ये बात आप भी जानते हैं। अगर मैं बात करता हूं सर लॉन्गिट्यूडनल रेइंफोर्समेंट की, तो इट इज प्रोवाइडेड इन द, ये किस डायरेक्शन में प्रोवाइड की जाती है? इट इज provided in the longitudinal directions। किस डायरेक्शन में प्रोवाइड की जाती है? आपकी longitudinal directions में प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, ये पॉइंट्स है जो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होता है। क्लियर है? बट अगर बात करते हैं ट्रांसवर्स रेइंफोर्समेंट की, तो ये प्रोवाइड की जाती है, इट इज provided in the lateral direction, in the lateral डायरेक्शंस। ठीक है, ये आपकी लेटरल डायरेक्शंस में प्रोवाइड की जाती है। और जो आपके पास ये ट्रांसवर्स रेइंफोर्समेंट होती है, ये आपके पास 2 तरह की हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? ये आपके पास एज ए लेटरल टाइड की फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं, जिसको आप एज ए पॉलीगन लिंक भी बोल सकते हैं। और दूसरी आपके पास क्या हो सकती है? हेलिकल हो सकती है। हेलिकल बोलो या फिर स्पाइरल बोलो। क्लियर है? अगर बात की जाए आपकी लेटरल और हेलिकल्स की, तो लेटरल टाइड है उसको आप किसी भी शेप में प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे आपके कॉलम का क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर हो या सर्कुलर हो या किसी भी तरह का। बट अगर मैं बात करता हूं हेलिकल शेप की यानी कि स्पाइरल की, तो इसको सिर्फ आप ओनली सर्कुलर कॉलम के अंदर ही प्रोवाइड की जाती है। सर सर्कुलर कॉलम में प्रोवाइड की जाती है तो इसकी एडवांटेज क्या है? उसकी एडवांटेज है कि जो आपका सर्कुलर कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन होता है उसकी स्ट्रेंथ को 5% तक इंक्रीज कर देता है, और यहाँ पे जो कंक्रीट का जो कन्फाइनिंग होता है वो आपका बहुत अच्छा होता है। क्लियर है? तो ये चीजें आपको ध्यान में रख सकते हैं। अगर यहाँ पर हम आपको एक डायग्राम में मैं इसको दिखाकर बताऊं तो ज्यादा बेटर होगा। बिल्कुल सही सर। मान लेते मैं यहाँ पे 3 डायग्राम आपके पास दिखाऊंगा। पहला डायग्राम हो गया आपके पास, ये दूसरा डायग्राम हो गया है आपके पास, और ये तो पहला ही है। यहाँ पे ऐसे मैं कितने डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा? मैं 3 डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा आपके लिए। ठीक है, और एक ये हो गया आपके पास और एक ये हो गया आपके पास। क्लियर है? यहाँ पे तो दोनों में आपके पास कैसे है सर? ये रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है, क्योंकि दोनों में का क्रॉस सेक्शन आपको सिमिलर दिखाई देता है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। क्लियर है? और दूसरा भी अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपका सर्कुलर। अब ध्यान दीजिएगा, आपके पास जो ट्रांसवर्स रेइंफोर्समेंट हो सकती है वो आपके पास एज ए लेटरल टाइड भी हो सकती है और एज ए हेलिकल या फिर आपके पास स्पाइरल भी हो सकती है। जो ये लेटरल टाइड्स हो सकती है ये आपके पास एक सेपरेटिंग रिंग की तरह भी हो सकती है, यानी कि आपके पास सर्कुलर जिस तरह से दिखाई दे रहा है इस रिंग की शेप में भी हो सकती है, और आपके पास रेक्टेंगुलर शेप की तरह भी हो सकती है। क्लियर है? तो ये आपके पास कॉलम की जो क्रॉस सेक्शन बनाए हैं, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ देखना है कि कौन सी बात प्रोवाइड करनी है, लॉन्गिट्यूडनल। तो इसके हर कॉर्नर्स को पकड़िएगा। कॉर्नर्स में आप कौन सी बात प्रोवाइड कर दी सर हमने?
लॉन्गिट्यूडनल बार प्रोवाइड कर दी। यहाँ पे भी आपके पास देख लो, स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो, कितनी नंबर ऑफ बार प्रोवाइड करेंगे हम यहाँ पर? सर यहाँ पर हम 4 बार प्रोवाइड करेंगे। ये कैसा है सर? आपका सर्कुलर है, तो सर्कुलर में नंबर ऑफ बार कितनी प्रोवाइड की जाती है सर? 6 बार प्रोवाइड की जाती है। तो ये देखिएगा यहाँ पर कितनी हो गई सर आपके पास? 6 बार आपने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि मैंने ये आपको प्रीवियस में नहीं बताया है, बट मैं बार बार इसीलिए आपको बता रहा हूं ताकि आप कभी भी क्वेश्चंस में उलझे ना। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बार होंगी आपके पास, तो इस तरह से मैं इसको कोई ज्यादा ही ये हो गया है, थोड़ा सा इसको भाई 1 बार होगी आपके पास, दूसरी बार होगी आपके पास, कौन सी बार? ये लॉन्गिट्यूडनल बार। तीसरी बार होगी आपके पास, और चौथी बार आपको नहीं दिखाई दे रही होगी, इसकी बैक में होगी। एक यहाँ पे हो सकती है, आप दिखाने को दिखा भी सकते हैं। ठीक है, दूसरी बार हो गई है, ये तीसरी बार हो गई है, और चौथी बार कुछ इस तरह से आपके बैक में होगी। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर कितनी बार सर? 6 बार। 1 हो गया है, 2 हो गया आपके पास, ये आपके पास 3 हो गई आपके पास, ये 4 हो गया आपके पास। ठीक है, और ये आपके पास 5 हो गई है। ठीक है, और ये आपके पास इस तरह से 6 हो गई है। यानी कि यहाँ पर कितनी बार प्रोवाइड की है आपने? 6 बार प्रोवाइड की है। और ये कौन सी है सर? लॉन्गिट्यूडनल बार से, जो किस डायरेक्शन में प्रोवाइड की जाती है? आपके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस में प्रोवाइड की जाती है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? इन बार्स को होल्ड करके रखना है ताकि ये बक्कर ना करे। तो इसके लिए हम कौन सी बार प्रोवाइड करेंगे? अपनी ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स पे हम पहले लेटरल टाइज का यूज करेंगे। लेटरल टाइज को आप एज ए सर्कुलर रिंग की तरह भी यूज कर सकते हैं, और ऐसे आप एक रेक्टेंगुलर शेप की तरह। तो देखिएगा यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे, पहले मैं रेक्टेंगुलर की तरह यहाँ पर इसको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हो गया आपके पास, कुछ ज्यादा ही डिस्टेंस बन गया है इसका, इसकी भी हम एक कुछ इस तरह से मैं दिखा देता हूं ताकि आपका डायग्राम बेटर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से। सेपरेटिंग रिंग की फॉर्म में मैं दिखा रहा हूं आपको इस तरह से। ये कुछ इस तरह से सेपरेटिंग रिंग की फॉर्म में है, जो कि क्या कर रही है? आपके लॉन्गिट्यूडनल बार्स को होल्ड करके रख रही है। और दूसरी किस तरह की हो सकती है सर? हमारे पास ये दूसरी हो सकती है आपके पास रिंग की फॉर्म में, कुछ इस तरह की रिंग। ये रेक्टेंगुलर रिंग भी हो सकते हैं, और ये आपके पास सर्कुलर रिंग भी हो सकते हैं। क्लियर है? इस तरह से। और जब हम बात करते हैं कि अगर आपके कॉलम का क्रॉस सेक्शन कैसा है? सर्कुलर है, तो वहां पे हम कैसे प्रोवाइड करेंगे सर? इसको स्पाइरल शेप्स में प्रोवाइड करेंगे, कुछ इस तरह से प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर आपने 2 बार्स प्रोवाइड कर दी है। ये कौन सी है सर? आपके पास मेन बार है। लॉन्गिट्यूडनल बार्स को आप एज ए मेन बार बोल सकते हैं। और ये कौन सी है सर आपके पास? ये है आपके पास लेटरल टाइड्स। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं लेटरल टाइड। लेटरल टाइड बोलो, या फिर आप इनको क्या बोल सकते हैं? पॉलीगन लिंक भी बोल सकते हैं। और ये है जो आपके पास, दिस इज द स्पाइरल या हेलिकस। क्लियर है? क्लियर हो गया है? अब देखिएगा, सबसे पहले जो यहां से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर लॉन्गिट्यूडनल बार्स थे, इनके अगर मैं डाया की बात करता हूं तो डाया क्या होना चाहिए? इसका मोर देन इक्वल टू 12 mm होना चाहिए। उसी तरह से अगर हम किसकी? लेटरल टाइज के डाया की बात करते हैं, पॉलीगन लिंक बोलो या लेटरल टाइड, तो यहाँ पे लिखिएगा आप लेटरल टाइड का जो डाया होगा, लेटरल टाइड का डाया होगा शुड नॉट बी मोर देन 1/4 डाया ऑफ मेन बार। डाया ऑफ मेन बार को हम क्या से लिख सकते हैं? ये डाया ऑफ मेन बार कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। और डाया ऑफ मेन बार का भी मैक्सिमम लेना है आपको। मान लेते हैं आपने क्या किया, यहाँ पर 4 बार यूज की है। 4 बार में से आपने चारों के बार का जो डाया था डिफरेंट था, 12 का था, 16 का था, 20 का था, 22 का था। तो आपने उन चारों में से कौन सा लेना है? यहाँ पर आपको मैक्सिमम लेना है। क्लियर है? उसी तरह से आपको यहाँ पर 6 mm। बट अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू IS 13920 के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग बात करते हैं? अकॉर्डिंग IS 13920 के अकॉर्डिंग, तो ये क्या होगा? शुड नॉट बी मोर देन 1/4 डाया ऑफ मेन बार का मैक्सिमम लेना है आपको। मेन बार का मैक्सिमम तो सेम ही रहेगा आपके पास, ठीक है। बट यहाँ पे 6 mm की जगह क्या करना है आपको? 8 mm करना है। पहले तो ये आपका पुराना कोड था, तो अब आपको 6 नहीं रखना है यहाँ पे, अब आपको 8 ही रखना है, ठीक है। तो इन दोनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसका? लेटरल
टाइल्स का। अगर मैं बात करता हूं किसके, आपके हेलिकल्स या स्पाइरल के, हेलिकल्स रेनफोर्समेंट के, हेलिकल रेनफोर्समेंट के अगर मैं डाया की बात कर लेते हैं तो ये भी आपके पास शुड नॉट बी मोर देन सेम ही रहेगा 1/4 डाया ऑफ द मेन बार। डाया ऑफ मेन बार का क्या लेना है आपको, मैक्सिमम लेना है। और यहाँ पे 6 की जगह पहले तो था 6 mm, अब क्या लेना है आपको, अब लेना है आपको 8 mm। ठीक है, क्या लेना है, 8 mm लेना है। क्लियर है, तो ये भी आपका स्टेप यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे क्या कोशिश करेंगे, हम इनकी स्पेसिंग की बात करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर ये वाली, तो इसको क्या बोलते हैं, लेटरल डाया की पिच बोलते हैं। ठीक है, पिच बोलते हैं। और इसी को भी यहाँ पर भी क्या बोल सकते हैं सर, ये पिच, पिच बोलो या फिर स्पेसिंग बोलो। तो अगर मैं बात करता हूँ पिच की, किसकी पिच की बात करेंगे सर, हम यहाँ पर अपने बात करेंगे लेटरल की पिच, लेटरल टाइड के पिच की बात करेंगे। इसकी जो पिच होती है आपके पास वो क्या होती है, शुड नॉट बी मोर देन, क्या होगी, लीस्ट लेटरल डायमेंशंस, या फिर आपके पास 300 mm, या फिर हमारे पास क्या होगी 16 टाइम्स द डाया ऑफ मेन बार, 16 टाइम्स द डाया ऑफ मेन बार का भी कौन सा लेना है आपको, स्मॉलेस्ट लेना है। कि अगर आपने डिफरेंट साइज के बार लिए हैं तो उसमें से कौन सा आना आपको, स्मॉलेस्ट आना है। ये तो हमने किसकी बात की है, ये तो हमारे पास पिच की क्राइटेरिया क्लियर हुआ लेटरल्स का। बट अगर हम स्पाइरल की बात करते हैं तो स्पाइरल में आपका पिच का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। स्पाइरल में जो आपका पिच का जो क्राइटेरिया रहेगा इन केस ऑफ स्पाइरल, तो यहीं पे देख देते हैं हम, इन केस ऑफ स्पाइरल, कि स्पाइरल है तो उस कंडीशंस में आपकी पिच क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी। पहले तो मैक्सिमम, कि मैक्सिमम शुड नॉट बी मोर देन, किससे, कि आपका कोर डाया बाई 6 और 75 mm, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये तो मैक्सिमम क्राइटेरिया है। और अगर हम मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पर देखते हैं तो मिनिमम मैं यहाँ पे लिख देता हूं, तो मिनिमम क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए आपके पास, स्पाइरल के केस में ये रहना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 25 mm से कम नहीं होना चाहिए। और आपका 3 टाइम्स डाया ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट, हेलिकल बोलो या फिर स्पाइरल बोलो। ठीक है, स्पाइरल की जगह मैं यहाँ पर हेलिकल भी लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं हेलिकल्स। क्लियर है, तो यहां से आपको पूरा का पूरा मैंने क्या बता दिया है, आपकी ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट का क्राइटेरिया फुलफिल हो गया है। तो देखिएगा क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस में बोल रहा है स्पेसिंग की बात कर रहा है ट्रांसवर्स, और जब वो आपको एज ए ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट बोल रहा है तो किसकी बात कर रहा होगा, वो आपके लेटरल टाइज की बात कर रहा होगा। क्लियर है, तो क्या होगा, द लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम होगा। तो हमने यही तो लिखा है, द लीस्ट लेटरल डायमेंशंस होगा। तो लीस्ट लेटरल का मतलब क्या होता है, जो लेटरल डायरेक्शन में जो डायमेंशन होंगी उन डायमेंशन में जो मिनिमम होगी। जैसे मान लेते हैं ये तो सर हमारे पास डी होगा और ये आपके पास बी होगा। क्लियर है, तो इन दोनों का कोई ना कोई लिस्ट तो होगा। अगर तो सेक्शन आपका कैसा है, स्क्वायर है, तो आपको कोई एक वैल्यूज लेनी है। अगर आपके पास रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर में आपका जो बी या डी में से लिस्ट होगा वही आपको यहाँ पर देना है। सेकंड बोल रहा है सर 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट रोड इन दी कॉलम। बिल्कुल सही, यही काम ने कि 16 टाइम डाया ऑफ द मेन बार कहो या लॉन्गिट्यूडनल बार्स कहो इन द स्मॉलेस्ट। ठीक है, जो आपने सबसे छोटा यूज किया है। उसके बाद उसने क्या कहा कि 48 टाइम्स द डायमीटर ऑफ ट्रांसवर्स टाइप। 48 टाइम मींस 48 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ लेटरल टाइज। तो ये मतलब किसका है, जब हम ट्रांसवर्स की अरेंजमेंट करते हैं तो वहां पे हम इस तरह का क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। क्लियर है, ये मैंने लेक्चर्स में आपको बहुत अच्छे से कवर करवाया है कि जो आपके पास ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट की अरेंजमेंट होती है उनको हम किस तरह से कवर करते हैं। क्लियर है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी अगर हम बात करते हैं अब आपके स्टार्टिंग के दो की, तो ये दो सही है। जब दोनों ही सही है तो ऑब्वियसली बात है आपका आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। बट अगर मैं तीसरा क्राइटेरिया देखता हूं तो ये भी क्राइटेरिया आपका गलत नहीं है, ये क्राइटेरिया भी आपका सही है। क्यों, कब, जब हम अपने रेनफोर्समेंट की अरेंजमेंट करते हैं। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास वो डी हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर।
अब यहाँ पे बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, द फैक्टर लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए रेनफोर्स कंक्रीट कॉलम। आपके पास कौन सा कॉलम दिया है सर, रेनफोर्स कॉलम दिया है, मतलब आरसीसी का। तो यहाँ पे हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, ये आपके पास डायग्राम है, कैसा सेक्शन है ये तो आपको देखने को पता चलेगा जो आपके क्वेश्चंस में दिया है। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब उसने क्या बोला है कि फैक्टर लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट, यानी कि आपको फैक्टर लोड कैलकुलेट करना है। फैक्टर लोड कैलकुलेट का मतलब आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको PU यहाँ पर कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे दिया है, तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या दे दिया है सर, ये भी आपके पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, FCK से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपके पास कितना दे दिया है, M20 दे दिया है। और आपके पास सर क्या दे दिया है, ग्रेड ऑफ स्टील मेंशन दे दिया है, ग्रेड ऑफ स्टील दे दिया है, जिसको आपको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, FE415 दे दिया है। कुछ यही है, बिल्कुल सही। और आपके पास सेक्शन दे दिया है, सेक्शन ऑफ द कॉलम दे दिया है, सेक्शन ऑफ द कॉलम यहाँ पर दे दिया है। अब जो हमारे पास सेक्शन ऑफ द कॉलम है वो क्या है हमारे पास, B इंटू डी, जो लेटरल डायरेक्शंस पे होगा, 350 क्या है सर, 350 mm इंटू 650 mm, कुछ इसी तरह से है सर। यस सर, यही है। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी डेप्थ की बात करता हूँ तो डेप्थ कितनी हो गई सर, इसकी 650 mm हो गई है। और अगर मैं बात करता हूँ इसकी वेट की, तो इसकी वेट कितनी हो गई है सर, 350 mm हो गई है। क्लियर है ये चीज आपके पास। और ये कॉलम कैसा है आपका, आरसीसी का है। अब जब आरसीसी का है तो नो डाउट यहाँ पे जो आपका क्रॉस सेक्शन देखने को मिल रहा है, कैसा देखने को मिल रहा है सर, मुझे रेक्टेंगुलर देखने को मिल रहा है। कैसा क्रॉस सेक्शन है आपके पास, दैट इज रेक्टेंगुलर है। अब जब क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है तो वहां पे कितनी नंबर्स ऑफ बार प्रोवाइड करते हैं सर, हम 4 बार्स प्रोवाइड करते हैं। तो कर दीजिएगा, 1 बार होगी आपके पास, 2 बार्स होगी आपके पास, यहाँ पे 3 बार्स हो गई आपके पास। क्लियर है, एक आपके बैक में होगी है। ठीक है, उसको आप नहीं दिखा पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे, 1 हो गया आपके पास, 2 होगी आपके पास, 3 हो गई आपके पास, और ये 4 हो गई है। क्लियर है, 4 बार्स एक इसके बैक में होगी। क्लियर है, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम फाइंड आउट करना है। कब, जब आपके पास क्रॉस सेक्शन दिया हो 650 और 350 का विद मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील। यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज आया है, जब भी इस तरह का आ रहा हो वो मिनिमम के लिए बोले या मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील के लिए बोलता है, तो उस कॉलम को आपको हमेशा किसके लिए डिजाइन करना है, कम से कम इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन करना है। क्योंकि आप कौन सा कॉलम है, आरसीसी कॉलम है, दैट इज आरसीसी कॉलम है। और आरसीसी कॉलम चाहे आपके पास एक्सियली लोडेड कॉलम हो, चाहे आपके पास यूनी एक्सियल लोडेड कॉलम हो या बाई एक्सियल लोडेड कॉलम हो, सभी कॉलम को आपको कम से कम इसेंट्रिसिटी के लिए तो डिजाइन करना ही पड़ेगा। क्लियर है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सबसे पहले कि आपके पास क्या यहाँ पे लिखने वाले हैं हम सर, आपका साइज निकालेंगे। साइज से हमें क्या निकलेगा आपके पास, ग्रॉस एरिया, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉलम, क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम क्या है आपके पास, वही है B इंटू डी है। तो B क्या आपके पास, दैट इज 350 mm इंटू 650 mm। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। तो ये क्या है आपके पास, B इंटू डी, यानी कि इसको आप ग्रॉस एरिया भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये कैसे हो गया, देखिएगा आप, 350 इंटू 650 कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 2275। कितना आ गया है, 2275 00 स्क्वायर आ गया है। क्लियर है, यानी कि आपने क्या निकाल दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि उसका ग्रॉस एरिया आपने कैलकुलेट कर दिया है। अब जब ये आपका जो ये कॉलम है, नो डाउट इस कॉलम में क्या होगा आपके पास, कुछ ना कुछ एरिया ऑफ कंक्रीट भी होगा इस क्रॉस सेक्शन का, और कुछ ना कुछ इसका क्या होगा, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन भी होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको इसका रेनफोर्समेंट भी दिखाई दे रहा है, तो ओ भी होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एरिया ऑफ ग्रॉस जब निकल के आ गया तो हम क्या निकाल सकते हो, एरिया ऑफ स्टील निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ स्टील बोले, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर इज इक्वल टू मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल करना है, यानी कि मिनिमम दिया है तो ASC मिनिमम लिख देते हैं हम,
ASC मिनिमम, तो मिनिमम क्राइटेरिया क्या होता है आपके पास 0.8%, तो यही हम लिखेंगे 0.8% ऑफ द ग्रॉस एरिया होता है, ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम। क्लियर है? तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये इसको लिख सकते हैं 0.8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू बी इंटू डी। तो आपके पास बी इंटू डी कितना है, आप चाहो तो पूरा लिख सकते हैं 0.8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू आपके पास 350 mm इंटू 650 mm। तो आप देखिएगा कितना आपके पास यहाँ पर Ag आया है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं 0.8 डिवाइडेड बाय 100, आपने विदाउट कैलसी करना है, मैं यहाँ पे कैलसी से कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, इंटू क्या आ जाएगा आपके पास 227500। तो यहाँ से कितना आया 1820। तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया सर, ये 1820 mm स्क्वायर आ गया है। दिस इज द एरिया ऑफ स्टील इन कंक्रीट, सॉरी कंप्रेशन मेंबर का मिनिमम आ गया है। क्लियर है? अब आपने एरिया निकाल दिया है, तो अब आप क्या निकाल सकते हो, एरिया ऑफ कंक्रीट निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसका टोटल एरिया कैलकुलेट करता हूं तो टोटल एरिया क्या हो जाता है, एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर। तो यहां से मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, एरिया ऑफ ग्रॉस कंक्रीट। तो एरिया ऑफ कंक्रीट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ग्रॉस माइनस एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर। तो एरिया ऑफ ग्रॉस कितना हो जाएगा आपके पास 227500 माइनस 1820। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ कंक्रीट। तो 227500 माइनस 1820। तो यहां से क्या आया आपके पास 225680 mm स्क्वायर हो गया है। ठीक है? तो आपके पास क्या आ गया है, एरिया ऑफ कंक्रीट आ गया। जब एरिया ऑफ कंक्रीट निकल के आ गया है तो क्या आप इसका लोड कैलकुलेट कर सकते हैं? जी हाँ। तो अल्टीमेट लोड क्या होगा, देखिएगा, अल्टीमेट लोड होगा आपके पास 0.45 नहीं होगा, 0.4 FC के ठीक है, इंटू एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस 0.67 FY इंटू एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर। क्लियर है? अब ये जो आपके पास वैल्यू मैंने ली गई है, ये बाय यूजिंग द लोड फैक्टर मेथड से ली गई है। क्लियर है? तो वहां से आपने ये, मैंने आपको जब डेरिवेशंस करवाया है तो उस पे मैंने ये सारी चीजें आपको क्लियर करवाई है, क्योंकि जो ये डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन आपका तब एप्लीकेबल होगा जब आपका जो कॉलम है उसको आपने कम से कम इसेंट्रिसिटी के लिए क्या किया हो, डिजाइन किया हो। क्लियर है? तो यहां से हम देखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.4 FC के कितना है सर, 20 है। एरिया ऑफ कंक्रीट कितना आया, तो एरिया ऑफ कंक्रीट आया आपके पास दैट इज 225680 आया, प्लस 0.67 FY कितना है आपके पास 415 है। एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर कितना है 1820 है। तो यहां से क्या आ जाएगा, आपका लोड आ जाएगा। तो कैलकुलेट करके देखिएगा, तो इसको जब करेंगे 0.4 इंटू 20 इंटू 22 5680, तो ये कितना है आपके पास, कुछ इस तरह से आया, प्लस 0.67 इंटू 415 इंटू 1820। तो यहां से कितना आ रहा है आपके पास, ये कुछ किलो न्यूटन में आ रहा होगा, तो केजी में इसको, सॉरी ये आया आपका न्यूटन में क्या आया 231149 आया, न्यूटन में आया। तो डिवाइडेड बाय आप इसको 1000 कीजिएगा, डिवाइड बाय 1000 कीजिएगा तो आपके पास ये आ जाएगा केजी में। ठीक है? सॉरी किलो न्यूटन में, नोट केजी में, ये किस में आ जाएगा आपके पास, किलो न्यूटन में। कितना 231491 किलो न्यूटन। क्लियर है? तो यहां से आपने क्या निकाल दिया है, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम कैलकुलेट कर दिया है। ये कब है, जब उसमें कम से कम इसेंट्रिसिटी हो, क्योंकि उसने ऑलरेडी डिस्कस किया है आरसीसी कॉलम को। क्लियर है? तो देखिएगा यहाँ पे 2500 भी नहीं होगा सर, 1536 भी नहीं होगा, 1976 भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो इसका राउंड ऑफ आंसर आ रहा है वो 2311 आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या टिक करेंगे सर, इसका आंसर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
द मिनिमम कवर फॉर आरसीसी कॉलम शुड बी। इस किसकी बात कर रहा है यहाँ पर? मिनिमम कवर की बात कर रहा है। तो जब भी यहाँ पर मिनिमम कवर की बात करता है तो कवर जो आपका यूज किया जाता है वो आपके पास एज ए नॉमिनल कवर भी हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। एक नॉमिनल कवर भी हो सकता है आपके पास और दूसरा हम उसको क्लियर कवर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर ये दोनों डिफरेंट है सेम ही है, बट जब आप साइड पे वर्क करते हैं तो आपको क्या बोलते हैं? इस कवर को आप क्लियर कवर बोलते हैं, यानी कि साइड पे जब जाओगे आप। बट जब आप कोडल की स्टडी करोगे, IS 456 की स्टडी करोगे तो आप इसको क्या बोलोगे? सर इसको आप वहां पर नॉमिनल कवर बोला जाएगा। क्लियर है? तो देखते हैं यहाँ पर आपके पास कि सर ये होता क्या है। वैसे तो आप पहले से ही जानते होंगे कि मान लेते हैं ये आपके पास कोई एक कॉलम का क्रॉस सेक्शन है। अब इस कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे कुछ ना कुछ मैं स्टीरअप्स दिखा देता हूँ आपके पास। पहले ये मान लेते हैं मेरे पास इसके अंदर ये स्टीरअप्स है, ठीक है, और यहाँ पे कितनी बार प्रोवाइड की जाती है? सर 4 बार प्रोवाइड की जाती है। तो ये हो गया आपके पास 1 बार हो गई है यहाँ पर, ठीक है, और ये दूसरी बार हो गई आपके पास यहाँ पर, और ये तीसरी बार हो गई आपके पास यहाँ पर, और ये चौथी बार हो गई है यहाँ पे। ठीक है, अब जो ये बार है आपके पास, ये कौन सी बार है? सर आपके पास दिस इज द मेन बार है। कौन सी बार है आपके पास? मेन बार बोलो या लॉन्गिट्यूडनल बार बोलो। और जो ये वाली लगी है ये क्या है आपके पास? ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है। ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है, जिसको आप एज ए स्टीरअप्स भी बोल सकते हैं। क्लियर है? जो क्या करके रखी है? आपके लॉन्गिट्यूडनल बार्स या मेन बार्स को होल्ड करके रखी है। अब इन स्टीरअप का आउटर पार्ट और कंक्रीट के आउटर पार्ट के बीच के डिस्टेंस, जो ये वाला डिस्टेंस है, इसको क्या बोला जाता है आपका? ये होता है आपके पास दैट इज क्लियर कवर या फिर नॉमिनल कवर होता है। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जब हम बात करते हैं मिनिमम कवर कितना होना चाहिए आपके पास, तो ये देखिएगा कि क्लियर कवर हो बोलो सर हम, चाहे आप क्लियर कवर बोलो चाहे आप नॉमिनल कवर बोलो, नॉमिनल कवर बोलो, वो क्या होना चाहिए आपका? मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम होना चाहिए आपका किसका? 40 mm का और डाया ऑफ मेन बार का। किसका होना चाहिए? 40 mm का और आपका डाया ऑफ द मेन बार का। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डाया ऑफ मेन बार लिखो या लॉन्गिट्यूडनल बार लिखो। क्लियर है? तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। क्लियर है? सेकंड केस, ये केस तो सभी को ही मालूम होता है। सेकंड केस जो आपको ध्यान रखना, इन केस इफ कॉलम डायमेंशंस, अगर आपके पास कॉलम का जो डायमेंशंस है, कॉलम का जो डायमेंशन है वो आपके पास 200 mm है और इससे कम है और अंडर है, और जो आपने यहाँ पर डाया ऑफ मेन बार यूज किया हो, डाया ऑफ मेन बार यूज किया हो, शुड नॉट बी मोर देन 12 mm से ज्यादा नहीं यूज किया हो, तो उस केस में जो हमारा कवर्स प्रोवाइड किया जाएगा, कवर बोले तो नॉमिनल कवर भी हो सकता है और क्लियर कवर भी हो सकता है, वो कितना होना चाहिए? वो 25 mm का होना चाहिए। क्लियर है? दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है जो क्वेश्चंस बनेगा आने वाले एग्जाम में वो ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अब वहां पे कॉलम की डायमेंशंस आपको दे दी जाएगी और कॉलम की जो डायमेंशंस आएगी आपके पास वो बोल दिया जाएगा कि लेस देन सर 200 mm है, और उस कंडीशन में जो हमने एरिया ऑफ स्टील यूज किया गया हो, आपका जो डाया है बार का वो 12 mm है, यानी कि 12 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में जो हम यहाँ पर नॉमिनल कवर और क्लियर कवर प्रोवाइड करेंगे वो 25 mm का प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? हालांकि आज जो क्वेश्चन थे वो आपके पास फर्स्ट क्लॉज से है। तो पहला क्लॉज क्या बोलता है? 40 mm और डाया ऑफ मेन बार का मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम मतलब ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर ऑफ 30 mm और डायामीटर, डायामीटर किसका? आपका मेन बार का। क्लियर है? उसी तरह से ग्रेटर ऑफ 25 mm और डाया ऑफ रेन बार ही होगा यहाँ पर। ठीक है, ये चीज, तो ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। ग्रेटर ऑफ 50 भी नहीं हुए तो क्या है? ग्रेटर ऑफ 40 mm और डायामीटर ऑफ मेन बार। तो इसका मतलब आपका आंसर मिल गया है। तो राइट जो आंसर है आपके पास वो डी इसका राइट आंसर है। क्लियर है? अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक रेनफोर्समेंट कंक्रीट कॉलम है जिसका साइज 400 mm इंटू 400 mm है। तो यहाँ तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अगर 400 mm इंटू 400 mm है तो आपका जो क्रॉस सेक्शन का जो साइज हो कैसा है सर, स्क्वायर कॉलम है। तो यहाँ पर हम फिर से बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हम डायग्राम के साथ बनाएंगे तो आपको ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। मान लेते हैं ये आपके पास है स्क्वायर कॉलम है, तो हम जल्दी से जल्दी स्क्वायर कॉलम यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, दिस इज द स्क्वायर कॉलम है। अब स्क्वायर कॉलम की जो उसने क्या दे दी है, डायमेंशंस दे दी है। देखिएगा साइज ऑफ द कॉलम, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप साइज ऑफ द कॉलम। जो साइज ऑफ द कॉलम आपके पास दिया गया है वो क्या दिया गया है सर, आपके पास वो दिया गया है b इंटू डी दिया गया है। जो कितना दिया है सर आपके पास 400 mm इंटू 400 mm दे दिया है। बिल्कुल सही दे दिया है सर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसकी जो डेप्थ दे दी है आपके पास वो कितनी दे दी है सर, 400 mm दे दी है। और अगर मैं बात करता हूं सर इसकी विड्थ की, तो विड्थ भी कितनी दे दी है, कैपिटल बी लिखो या स्मॉल बी लिखो, वो भी कितनी दे दी है सर, 400 mm दे दी है। और उसने क्या बोला है कि हैविंग द डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स इज 20 mm। और जो वहां पर लॉन्गिट्यूडनल बार्स यूज की गई है वो कितने mm की गई है, आपके 20 mm की। तो जो डाया ऑफ मेन बार, जो डाया ऑफ मेन बार है यहाँ पर वो कितना है आपके पास 20 mm की है। तो ऑब्वियसली बात है जब हम इसकी बात करेंगे तो सेक्शन कैसा है सर, आज स्क्वायर सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन कैसा है, कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन है वो आपके पास स्क्वायर है। और जब स्क्वायर है तो उस केस में आपके पास नंबर ऑफ बार्स कितनी प्रोवाइड की जाती है, तो नंबर ऑफ बार्स जो वहां पे प्रोवाइड की जाती है वो 4 बार्स प्रोवाइड की जाती है। एन बोले तो 4 बार भी यूज की जाती है। तो आप क्या कीजिएगा, 4 बार्स देखिएगा, यहाँ पर एक बार हो गई है, दूसरी बार हो गई है, तीसरी बार हो गई है और ये चौथी बार हो गई है। 4 बार्स आपने प्रोवाइड कर दिया है। अब इन चारों ही बार्स को आपने किस डायरेक्शन में प्रोवाइड करना है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस में प्रोवाइड करना है, कुछ इस तरह से, इस तरह से। क्लियर है। हालांकि मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, वैसे वो दिखती नहीं है जो आपको बैक वाली बार होती है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब जब आपके पास कुछ कंडीशन इस तरह से मिल गई है तो यहाँ पे जो ये क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन में कुछ ना कुछ पार्ट एरिया ऑफ कंक्रीट भी होगा, नो डाउट, और कुछ पार्ट यहाँ पर एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर भी होगा। बिल्कुल सही होगा सर। तो क्या हम यहाँ से एरिया ऑफ ग्रॉस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दिया है सर, तो यहाँ से आप ऑटोमेटिक उसका एरिया ऑफ ग्रॉस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया ऑफ ग्रॉस कैसे निकलेगा आपका पास, यहाँ पर एजी बी इंटू डी। क्लियर है। तो इतनी चीजें आपने निकाल दी है। फिर उसने क्या बोला है, द पिच ऑफ द लेटरल टाइज। आपको क्या बताना है, पिच बतानी है लेटरल टाइज की। अब जो आपके पास ये लॉन्गिट्यूडनल बार्स है, इन बार्स को जो होल्ड करके रखेगा उसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल टाइज बोलेंगे, या फिर हम उनको एज ए हेलिकल या एज ए स्पाइरल यूज करेंगे, जिसको हम ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। तो आपके पास वो सेपरेटिंग रिंग की फॉर्म में भी हो सकती है लेटरल टाई, और आपके पास एक सर्कुलर रिंग की फॉर्म में भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, कुछ इस तरह से भी हो सकती है आपके पास। दिस इज द ये वाली, ठीक है। तो इनके बीच के स्पेसिंग को आप क्या बोलेंगे, या तो आप पिच बोल सकते हैं डियर, या फिर आप इसको स्पेसिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बन सकते हैं। वो आपके पास पिच और स्पेसिंग किसकी है सर, लेटरल टाइज की। लेटरल टाइज को आप क्या बोल सकते हैं सर, लेटरल टाइज को आप एज ए पॉलीगन लिंक भी बोल सकते हैं। तो देखिएगा, तो सबसे पहले मैं डाया ऑफ लेटरल टाइज निकालना चाहूंगा, तो क्या होगा आपके पास, ये आपके पास डाया ही निकालना हमने, तो ये मैक्सिमम होगा आपके पास 1/4 डाया ऑफ मेन बार, डाया ऑफ मेन बार होगा, और आपके पास दैट इज क्या होगा 40 mm होगा, सॉरी 6 mm होगा। बट ओल्ड कोड के मुताबिक आप इसको कितना रखना है, 8 mm याद रखना है, ठीक है, न्यू कोड के मुताबिक। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, मैक्सिमम हो जाएगा 1/4
डाया ऑफ मेन बार कितना है सर 20 है, और यहाँ पर आपका 6 mm रखो या 8 mm अब हम यहाँ पर रखेंगे, तो ये कितना हो गया आपके पास 5 और 8 में क्या होगा आपका बड़ा 8 mm। तो यहाँ पर जो आपके पास लेटरल टाइज का जो डाया होगा वो कितना होगा आपके पास 8 mm होगा या फिर 6 mm होगा। अगर आप ओल्ड कोड देख रहे हैं तो 6 mm होगा, अगर अकॉर्डिंग टू IS 13920 के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो कितना होगा आपके पास 8 mm होगा। क्लियर है, तो ये पॉइंट्स हो गया है। अब हम पिच की बात करते हैं, पिच कहो या फिर स्पेसिंग कहो, पिच या स्पेसिंग की बात कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, शुड नॉट बी मोर देन लीस्ट लेटरल डायमेंशंस, या फिर हम कह सकते हैं जैसे मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में ये क्वेश्चंस जब हमने कवर करवाया था यहाँ पे लिखा कि शुड नॉट बी मोर देन लीस्ट लेटरल डायमेंशन 300 mm और 16 टाइम द डायमीटर ऑफ स्मॉलेस्ट बार। तो वही तो हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कि 300 mm या फिर 16 टाइम्स डाया ऑफ मेन बार का स्मॉलेस्ट लेना है आपको। यहाँ तो एक ही बार का साइज यूज किया है तो आपने उसी को लेना है। अब लीस्ट लेटरल में आपके पास क्या हो सकता है सर, बी भी हो सकता है और आपके पास डी भी हो सकता है। अब बी और डी में आपके पास क्या दिया है, बी सर 400 mm दिया है और डी भी सर हमारे पास 400 mm दिया है। तो नो डाउट, तो आप क्या कर लेंगे कि जो सर मेरा पिच होगा, पिच शुड नॉट बी मोर देन क्या हो जाएगा, लीस्ट लेटरल बोले तो आपके पास 400 हो गया है, 400 mm हो गया है, और आपके पास दैट इज 300 mm हो गया है, और आपके पास यहाँ पर 16 इंटू 20 हो गया है, तो आपके पास 320 mm हो गया है। कुछ यही है, कुछ इस तरह से हमारे पास क्या आ गई है, आपके पास पिच आ गई है। तो इस कंडीशन में जो मेरी पिच होगी शुड नॉट बी मोर देन मतलब इन तीनों का मिनिमम दैट इज 300 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो पिच होगी आपके पास वो कितनी होगी सर, वो 300 mm होगी। कितनी होगी सर, 300 mm। तो देखिएगा यहाँ पर 250 भी नहीं होगा सर आपके पास, 400 भी नहीं होगा सर आपके पास, 300 भी नहीं होगा आपके पास, तो क्या होगा 320 होगा, ठीक है, सॉरी 320 भी नहीं होगा आपके पास, क्या होगा 300 होगा, क्योंकि आपने क्या लेना है इन तीनों का मिनिमम, और इन तीनों का मिनिमम क्या है आपके पास 300 है। क्लियर है कि शुड नॉट बी मोर देन 400 एंड शुड नॉट बी मोर देन 300 एंड शुड नॉट बी मोर देन 320, यानी कि इन तीनों का मिनिमम क्या है आपके पास 300 है। तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पर 300 mm आ गया है। क्लियर है, अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एज पर IS 456/2000 ए कॉलम इज सेड टू बी शॉर्ट कॉलम if ratio of effective length to corresponding to least lateral dimension is। तो आप सभी जानते हैं कि जब हमने क्या किया था, कॉलम की जब हमने क्लासिफिकेशंस की थी, कॉलम्स की क्या की थी, क्लासिफिकेशंस की थी, और किसके आधार पर कॉलम की हमने क्लासिफिकेशंस की थी, अकॉर्डिंग टू स्लेंडरनेस रेशो, स्लेंडरनेस रेशो के आधार पर की थी। तो वहां पे हमने बताया था कि अगर आपके पास क्या हो, स्लेंडरनेस रेशो इज लेस देन 3 हो, तो उस कंडीशंस में हम इसको क्या बोलते हैं सर, पेडेस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, पेडेस्टल बोलते हैं। और दूसरी कंडीशन थी कि अगर स्लेंडरनेस रेशो 3 से ज्यादा हो बट 12 से कम हो, तो उसको हम शॉर्ट कॉलम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, शॉर्ट कॉलम बोलते हैं। क्लियर है। और अगर हम बात करते हैं तीसरे की स्लेंडरनेस रेशो ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 हो, 12 हो और 12 से ज्यादा हो, बट शुड नॉट बी मोर देन 60, बट 60 से ज्यादा नहीं होगा, तो उस केस को हम क्या बोलेंगे, आरसीसी के अंदर लॉन्ग कॉलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, लॉन्ग कॉलम बोलेंगे। क्लियर है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब जब बात करते हैं यहाँ पे स्लेंडरनेस रेशो की, तो स्लेंडरनेस रेशो क्या था आपके पास, ये था आपके पास L इफेक्टिव डिवाइडेड बाय लीस्ट लेटरल डायमेंशंस। क्लियर है, तो वही तो हमने किसकी बात कर रहा है, शॉर्ट कॉलम की बात कर रहा है। लेस देन 12 होता है शॉर्ट कॉलम, बिल्कुल जी हाँ, लेस देन 12 होता है बट 3 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ए भी मुझे सही लग रहा है। मोर देन 12 नहीं हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू 3 नहीं हो सकता है, मोर देन 12 भी नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो गया है, ए हो गया। अगर हम बात करते हैं पेडेस्टल की, तो पेडेस्टल भी आपके पास कंप्रेशन मेंबर होता है। ये मैंने आपको डायग्राम्स में भी बताया था कि आपके पास ये कॉलम है, कॉलम के बाद एक स्टेप प्रोवाइड किया जाता है।
कॉलम्स के बाद क्या प्रोवाइड किया जाता है, एक सर स्टेप प्रोवाइड किया जाता है, और वो स्टेप जो होता है वो भी आपके पास कंप्रेशन मेंबर होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं सर, उसी को हम पेडेस्टल बोलते हैं। उस स्टेप के नीचे क्या प्रोवाइड किया जाता है सर, उस स्टेप के नीचे एक हम फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर फुटिंग प्रोवाइड कर दी है। क्लियर है? तो ये चीजें आप ध्यान देना कि ये सर मेरे पास क्या है, ये कॉलम है, और कॉलम भी किसका है, आरसीसी का है। और जब मैं ये बात करता हूँ पेडेस्टल की, और जो ये पेडेस्टल होता है सर किसका होता है, आपके पास पीसीसी का होता है। क्लियर है? और ये मेरे पास किसकी है, यहाँ पर ये फुटिंग है। सिंगल कॉलम जिसपे रेस्ट पे होगा, यानी कि उसकी फाउंडेशंस को हम फुटिंग बोलेंगे, और जब नंबर ऑफ कॉलम की फाउंडेशंस को क्या बोलेंगे, हम एज ए फाउंडेशंस बोलेंगे। क्लियर है? तो ये चीजें आपको याद रखना। पेडेस्टल जो होता है ये 1:3:6 की प्रोपोर्शंस में बनाया जाता है। किसका होता है, पीसीसी का होता है। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब पहचानेंगे कैसे, कि अब देखिएगा कि जो पेडेस्टल होता है सर उसकी लेंथ तो कम होती है, बिल्कुल लेंथ कम होती है, बट उसकी विड्थ क्या होती है सर, ज्यादा होती है। उसी तरह से शॉर्ट कॉलम को आप कैसे पहचानोगे, जो शॉर्ट कॉलम की जो लेंथ होती है वो तो सर ज्यादा होती है, बट उसकी जो विड्थ होती है वो क्या होती है, सॉरी लेंथ भी क्या होती है सर, छोटी होती है, बट विड्थ क्या होती है, ज्यादा होती है। बट जब लॉन्ग कॉलम की बात करते हैं तो लॉन्ग कॉलम की लेंथ ज्यादा होती है, बट उसकी जो विड्थ होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। क्लियर है? ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस भी करवाई है। शॉर्ट कॉलम किसमें फेल होता है, क्रशिंग में फेल होता है। लॉन्ग कॉलम किसमें होता है, बकलिंग में फेल होता है। शॉर्ट कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, बट की लॉन्ग कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होती है। जब उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होती है तो वहां पे हम एक रिडक्शन फैक्टर यूज करते हैं 1.25 माइनस, आपको मैंने बताया था L इफेक्टिव डिवाइडेड बाय 48B। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट कॉलम में जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जबकि लॉन्ग कॉलम में जो स्ट्रेसेस रहती है वो आपकी कम रहती है। शॉर्ट कॉलम में जो डिफ्लेक्शंस का क्राइटेरिया रहता है वो आपके पास कम रहता है, जबकि लॉन्ग कॉलम में डिफ्लेक्शन का क्राइटेरिया ज्यादा रहता है। शॉर्ट कॉलम को हम एक किस फार्मूले से मिनिमाइज कर सकते हैं, रैंकाइन फार्मूले से इसको हम देख सकते हैं, जबकि लॉन्ग कॉलम को हम यूलर्स थ्योरी से डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कि एक शॉर्ट आरसीसी कॉलम है, डिजाइन इज अज्यूमिंग मैक्सिमम परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्टील। आपके पास क्या पूछा है, यहाँ पर कोई भी कॉलम हो, जब भी आप डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर की स्टडी कर रहे हैं तो वहां पर आपके पास कुछ एजम्पशंस होती है। अब ये एजम्पशंस क्या होती है, तो इसमें जो एजम्पशंस होती है कि assumptions of compression member, और ये जो एजम्पशन है ये तभी वैलिड है कि जब हमने क्या किया है, आरसीसी कॉलम को उसको कम से कम मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन किया हो। ठीक है, तभी है ये। ठीक है, ये बात याद रखना है। सबसे पहले जो यहाँ पर कंडीशंस रहती है कि जो आपके पास मैक्सिमम परमिसिबल एक्सियल इन कंप्रेशन होता है, मैक्सिमम परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, in concrete is taken as 0.4 FCK। क्या लेंगे आप, 0.4 FCK। कब, जब आपका किसी ने कॉलम को कम से कम इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन किया हो, मतलब इसेंट्रिसिटी उस कंडीशन में 0 ना हो। क्लियर है? नेक्स्ट है कि उसी तरह से कि जो आपके पास मैक्सिमम परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव stresses in steel is taken as 0.67
Fy। कब? जब आपका इसेंट्रिसिटी 0 ना हो, आपने आरसीसी कॉलम को कम से कम इसेंट्रिसिटी के लिए तो डिजाइन किया हो। क्लियर है? अब अगर हम बात करते हैं, अगर इफ एक्सियली प्योरली एक्सियल कंप्रेशन हो, क्या हो ये भी याद रखना, इफ प्योर एक्सियल कंप्रेशन हो, यानी कि उस कंडीशन में आपका E 0 हो, तो वहां पे क्या होगा आपके पास, किसकी बात करेंगे हम, मैक्सिमम परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट जो होगा, मैक्सिमम परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट जो होगा, वो क्या होगा आपके पास, 0.45 FCK होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं इस केस में स्टील की, कि मैक्सिमम परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव stress in steel is taken as, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, it is depends on grade of steel, ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे कि Fe 250 मतलब माइल्ड स्टील के लिए क्या होगा आपके पास, उसी तरह से Fe 415 के लिए क्या होगा, और Fe 500 के लिए क्या होगा। तो इसके लिए हो जाएगा 0.87 Fy हो जाएगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा 0.795 Fy हो जाएगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा आपके पास 0.75 होगा। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो आपके पास, अगर आप उसको इसेंट्रिसिटी 0 के लिए कर रहे हैं कि कॉलम में कोई भी इसेंट्रिसिटी नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन में रहेगा 0.45 रहेगी वैल्यू। इसी 45 वैल्यू को आपने 10% रिड्यूस कर देना है अपनी इसेंट्रिसिटी के लिए, तो कितना आएगा आपके पास 0.4 FCK। 10% मतलब 0.9 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं स्टील की, तो स्टील के लिए अलग अलग रहेगा 0.87 Fy, 0.79 और 0.75। कब? जब हमारा इसेंट्रिसिटी वहां पर 0 है। तो कोड ने ना तो इसको 0.7875 के लिए रखा, ना 0.79 के लिए रखा, ना 0.75 के लिए रखा। कोड ने क्या बोला, इसको 0.67 के लिए कर दिया था। कब? जब आपने उसको कम से कम इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन किया हो डियर। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट क्या रहेगा आपके पास 0.45 FCK रहेगा। तो ये हो गया आपके पास 4 FCK, 45 नहीं 4 FCK, एंड 0.67 Fy किसके लिए रहेगा आपके स्टील के लिए, क्योंकि उसने आरसीसी कॉलम बोला है। और जब आरसीसी कॉलम बोला है, एज्यूमिंग करना होगा कि वहां को उसको कम से कम इसेंट्रिसिटी के लिए तो उसको डिजाइन कीजिएगा डियर। क्लियर है? अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि द मिनिमम इसेंट्रिसिटी टू बी कंसीडर फॉर एन एक्सियली लोडेड आरसीसी कॉलम ऑफ साइज 400 mm into 400 mm विद अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ 5 मीटर इज। आपको क्या निकालना है, इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है। तो आपको वही जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ई मिनिमम कैलकुलेट करते हैं तो वो कौन सी हो सकती है, आपका स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है, स्क्वायर भी हो, अगर आपका रेक्टेंगुलर हो, क्योंकि आपके कोड ने मिनिमम का जो क्राइटेरिया दिया है, वैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, ये रेक्टेंगुलर कंडीशंस हो या फिर आपके पास कैसे हो, सर्कुलर हो। तो उस कंडीशन में जो हमारा मिनिमम का जो क्राइटेरिया होगा, ई मिनिमम जो होगा आपके पास, वो होगा अनसपोर्टेड लेंथ डिवाइडेड बाय 500 प्लस बी भी हो सकता है और आपके पास डी भी हो सकता है डिवाइडेड बाय 30 और 20 mm, विच एवर इज ग्रेटर मीन्स मैक्सिमम लेना है आपको। क्लियर है? और अगर आपके पास कैसा हो,
मतलब नॉन रेक्टेंगुलर हो, नॉन रेक्टेंगुलर हो या फिर नॉन सर्कुलर हो, नॉन रेक्टेंगुलर हो या फिर नॉन सर्कुलर हो, तो उस कंडीशंस में क्या होगा हमारा ई मिनिमम, तो उस कंडीशंस में होगा ये होगा आपके अनसपोर्टेड लेंथ की जगह कौन सी आ जाएगी, इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय 300 और 20 mm विच एवर इज ग्रेटर, तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास मैक्सिमम आ जाएगा। क्लियर है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आज तो क्रॉस सेक्शन कैसा दिया है आपके पास 400 mm 400, यानी कि सेक्शन जो दिया है गिवन सेक्शन कैसा है सर, स्क्वायर है, स्क्वायर सेक्शन है आपके पास। ठीक है, जब स्क्वायर है तो सिंपल है आपके पास कि जो हमारा ई मिनिमम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, मैक्सिमम हो जाएगा अनसपोर्टेड लेंथ डिवाइडेड बाय 500 प्लस आपके पास बी और डी डिवाइडेड बाय 30 और 20 mm। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर मैक्सिमम आपके पास लेंथ क्या दी गई है, अनसपोर्टेड लेंथ दी है 5 मीटर की, 5 मीटर बोले तो आपके पास दैट इज 5000 mm, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो डिवाइडेड बाय 500 प्लस बी और डी, लीस्ट लेटर लेना है आपको, स्क्वायर है तो स्क्वायर का लीस्ट लेटर क्या है, स्क्वायर का आपके पास 500 400 इंटू 400 वही है, यस सर, तो 400 इंटू 400, ठीक है mm बी और डी, तो आप 400 ले लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 400 डिवाइडेड बाय 30 और आपके पास 20, यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से कितना आ गया है 10, यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से कितना आ गया है 13.3, तो यहाँ से कितना हो गया है 23.3 mm हो गया है, और यहाँ से कितना हो गया आपके पास 20 mm हो गया है। तो इन दोनों का मैक्सिमम क्या हो जाएगा आपके पास, ई मिनिमम जो होगा वो कितना हो जाएगा 23.3 mm। इतनी सेंट्रिसिटी के लिए आपको तो डिजाइन करना ही होगा, ना तो 15 रहेगा ना 20 रहेगा ना ये रहेगा, तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 अंडर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट, किसकी बात कर रहा हो, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट की बात कर रहा है, तो कितना होता है आपके पास, वो होता है 0.002, तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया ये, और अगर परसेंटेज में बोला तो 0.2%। क्लियर है, तो परसेंटेज में भी आपको याद रखना है और आपको 0.002 एजिटेड भी याद रखना है। क्लियर है, अब बात करते हैं हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में भी आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसको भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है कि ये क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई करो इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पिच ऑफ द लेटरल टाइज इन आरसीसी कॉलम। ठीक है, आपको पिच बताना है, तो अगर मैं बात करता हूं पिच की, लेटरल टाइज किसकी बात कर रहे हैं हम, लेटरल टाइड्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपके पास जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट होता है, रेनफोर्समेंट होता है वो आपके पास एज ए लेटरल टाइड्स, और एज ए हम क्या कर सकते हैं उसको हेलिकल बोलो या फिर आप एज ए स्पाइरल बोलो। ठीक है, ये बात याद रखना। लेटरल टाइज की अगर मैं बात करता हूं डाया की, तो डाया ऑफ लेटरल टाइज क्या होना चाहिए आपका पास, ये मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए आपके पास 1/4 डाया ऑफ मेन बार, 1/4 डाया ऑफ मेन बार का क्या लेना है आपको, मैक्सिमम लेना है, और आपके पास 6 mm लेना है ओल्ड कोड के मुताबिक, और न्यू कोड के मुताबिक आपको 8 mm लेना है। ठीक है, उसी तरह से आपको हेलिकल्स की निकालेंगे तो हेलिकल का शुड नॉट बी मैक्सिमम होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए आपके पास मैक्सिमम होना चाहिए, डाया ऑफ 1/4 मेन बार, और मेन बार का भी आपको क्या लेना है मैक्सिमम लेना है, जो मतलब बड़ा किया होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। और आपके पास 6 mm ओल्ड कोड के मुताबिक और न्यू कोड के मुताबिक 8 mm आपको याद रखना है। क्लियर है, अगर मैं बात करता हूं पिच की, लेटरल की पिच की बात करता हूं तो क्या होगा आपके पास, शुड नॉट बी मोर देन, मिनिमम होना चाहिए लीस्ट लेटरल डायमेंशन का 300 mm का, और आपका 16 टाइम्स डाया ऑफ मेन बार का स्मॉलेस्ट, ठीक है। और उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ पिच की, तो इसमें 2 क्राइटेरिया है, एक मैक्सिमम देखते हैं हम, तो मैक्सिमम शुड नॉट बी मोर देन कोर डाया बाई 6 और 75, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए आपके पास
इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर मिनिमम का क्राइटेरिया देखते हैं तो शुड नॉट बी लेस देन आपके पास 25 mm और 3 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ हेलिकल रीइंफोर्समेंट। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर भी अगर मैंने पीछे आपको कोई बताया था, कहाँ पे हमने डिस्कस किया था, देखिएगा कि 1/4 डाया ऑफ मेन बार। डाया ऑफ मेन बार का आपको क्या लेना है, यहाँ पर मैक्सिमम लेना है। यहाँ पे तो मैंने एक ही साइज यूज किया है, तो आपको यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं मैक्सिमम। क्लियर है, तो यहाँ पर भी आप कंफ्यूज ना कीजिएगा अपने आप को। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको मैंने डिस्कस करवा दिया है। तो अब आप ये स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ लीजिएगा। स्टेटमेंट क्या बोलती है कि पिच मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 300 mm, बिल्कुल सही, 300 mm से कम होनी चाहिए। और दूसरी बात करते हैं, पिच मस्ट बी लेस देन 24 टाइम्स, नहीं लेस देन 24 टाइम्स तो नहीं है, 16 टाइम्स है, तो ये आपके पास 24 वाला गलत हो गया है। पिच मस्ट बी लेस देन द लीस्ट लेटर डायमेंशन, बिल्कुल सही, ये भी सही है, तो सर ये भी सही है। मींस पिच मस्ट बी लेस देन 16 टाइम ऑफ द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल बार, ये भी सही है। तो जो गलत है वो आपके पास क्या है, बी आपका इनकरेक्ट है। क्लियर है, तो इस तरह से जितने भी हमने कंप्रेशन मेंबर के क्वेश्चंस को किया है, उन सभी क्वेश्चंस को हमने डिटेल में कवर करने की कोशिश की है, ताकि आप किसी भी प्रकार की गलती ना करें। अगर आपने इन्हीं क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से 1 या 2 बारी इनकी प्रैक्टिस कर ली है, तो डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर इन केस ऑफ आरसीसी में कोई भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। वो चाहे हम जेई लेवल की बात कर लेते हैं, चाहे अपने स्टेट ए लेवल की बात कर लेते हैं। डियर क्लियर है, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट में, जहां पर हम बात करेंगे अब के आगे के क्वेश्चंस की।